हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा फिजिक्स के दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके खास तौर पे आर्मी, टेक्निकल और एनए के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आराम से आप इन क्वेश्चन को देखिएगा और देखिए कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे ताकि दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर फॉर्मुलेज मिलेंगी और जो भी दोस्तों आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखता है दोस्तों आपको, निम्न में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। समस्थानिक का मतलब दोस्तों आपका आइसोटोप या फिर आप कहें दोस्तों समप्रोटोनिक, जिनमें प्रोटोनों की संख्या समान होती है दोस्तों जिन नाभिकों में, उनको आप समप्रोटोनिक या फिर आप समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम और ब्यूटियम। दोस्तों यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 समस्थानिक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 1H1, 1H2 और 1H3 होता है। अब देखिए पहले वाले का नाम दोस्तों हाइड्रोजन होता है, दूसरे वाले का नाम आपका ड्यूटेरियम होता है, तीसरे वाले का नाम आपका होता है ट्राइटियम। तो यहाँ पर देखिए आपके पहले वाले 3 जो हैं दोस्तों ये समस्थानिक हैं और चौथा वाला आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। और आपको मालूम होगा दोस्तों आपका D2O जो आपका होता है, यहाँ पर D दोस्तों वही है, ड्यूटेरियम आपका होता है 1H2 होता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इसे भारी जल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम प्राप्त होता है। यदि जनित्र की क्षमता आपको दी है, दक्षता दी है 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको दोस्तों सबसे पहले क्या निकालना है, आपको देखिए नाभिकीय संलयन की क्रिया में 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन था, इससे दोस्तों क्या बना 0.993 दोस्तों हीलियम बना है, इतना ग्राम हीलियम बना है। तो यहाँ पर देखिए आप मास लॉस को पहले निकाल लीजिए। मास लॉस अर्थात दोस्तों आपका जो द्रव्यमान में क्षय हुआ है डेल्टा एम बराबर आप निकालें, दोनों को घटाएंगे दोस्तों आपका क्या मिलेगा, आपको 0.007 आपको मिलेगा, इतना ग्राम मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप 0.007 को ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका 7 × 10⁻⁶ किलोग्राम आ जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और दशमलव आपके 3 स्थानों पर है तो आपके -6 आपके आ जाएंगे। तो इतना किलोग्राम दोस्तों आपका क्या आ गया, ये आपका डेल्टा एम अर्थात दोस्तों मास में डी के आ गया। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको ऊर्जा जब निकालनी होती है तो आप इस्तेमाल करते हैं बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला दोस्तों डेल्टा एम c²। यहाँ पर c प्रकाश की चाल है और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दक्षता 5% दी है तो आपको केवल 5% ही चाहिए, अर्थात आप निकाल देंगे इसका 5%। तो इतना आपको करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों डेल्टा एम आपने क्या निकाला था 7 × 10⁻⁶ और गुणा दोस्तों आप कर देंगे 3 × 10⁸ का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों जो प्रकाश की चाल होती है वो आपकी क्या होती है 3 × 10⁸ होती है। और गुणा दोस्तों 5% का मतलब होता है 5/100, क्योंकि प्रतिशत मतलब दोस्तों आपका 1/100 होता है, तो 5/100। अब आप आसानी से दोस्तों इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या आएगा 315 × 10⁸, आराम से आप कर लेंगे सॉल्व। अब देखिए दोस्तों आपको यदि 10 की घात में लिखना है तो आपको एक स्थान पर दशमलव लगाना पड़ता है, तो 3.15 × 10⁻10 आपका हो जाएगा। इतना दोस्तों आपका आ गया जूल में, क्योंकि आपका इस जूल में निकलेगा, तो जूल में दोस्तों आपका निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला वाला ही देखता है 3.15 × 10 जूल आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इतना दोस्तों ऊर्जा निकलेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नैंड गेट के लिए आपको बूलियन व्यंजन बताना है, क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आपको दोस्तों नैंड गेट का मतलब पता होना चाहिए। ये आपका दोस्तों लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट मतलब दोस्तों जो आपकी एक समान लॉजिक पे दोस्तों एक खास प्रकार के लॉजिक पर काम करते हैं। एक प्रकार की सर्किट होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको नैंड का बताना है। नैंड मतलब होता है दोस्तों आपका एंड AND प्लस नॉट। जब आप एंड में दोस्तों नॉट को ऐड कर देते हैं तो आपका नैंड बनता है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, आपका एंड इस प्रकार का होता है, डी के टाइप का होता है, इसमें आप दोस्तों एक नॉट को लगा देंगे तो आपका ये नैंड बनेगा। ये आपका एंड है और ये आपका नॉट है। अब देखिए दोस्तों आपका मान लीजिए यहाँ पर ए है और ये आपका बी है, ये आपके दोस्तों निर्गत निवेश हैं। निवेश मतलब इनपुट आपके हैं, तो आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आउटपुट आएगा आपका A.B, क्योंकि आपको पता होगा एंड का दोस्तों A.B आपका निर्गत होता है। अब देखिए आपका A.B जब नॉट से जाएगा दोस्तों तो क्या बन जाएगा, A.B का नॉट बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या मिला, आपको मिला A.B का नॉट। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ऊपर से आपका यहाँ पर यदि आप ये लगा देंगे दोस्तों, लाइन लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे तो आपका नॉट कहलाता है। तो यहाँ पर सिंपल आपका दिखता है, यहाँ पर नॉट हमने लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका पहला वाला देखें तो आपका क्या है, पहला वाला दोस्तों आपका और गेट का है, y बराबर आपका A+B होता है, और A.B मतलब आपका एंड गेट का है। और तीसरा वाला आपने देख लिया दोस्तों। चौथा वाला जो आपका दिखता है दोस्तों, ये आपका और में यदि आप नॉट को ऐड कर दें, अर्थात नॉर जो आपका बनता है दोस्तों, उसका यहाँ पर देखिए आउटपुट जो होगा A+B का नॉट होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों A.B का नॉट बराबर होता है A0 + B0। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार आता है, बहुत बार फॉर्मूला आपका पूछा जाता है, तो आप याद रख लेंगे
ए डॉट बी का नॉट बराबर आपका दोस्तों ए नॉट प्लस बी नॉट आपका होता है। इसे आप प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप ए बराबर 1 और बी बराबर 0 रख दें तो उससे दोस्तों आपको प्रूफ मिलेगा कि दोनों का मान दोस्तों 1 आपका मिलता है। दोनों का मान 1 मिलता है तो इसका मतलब आपका ये प्रूफ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, मान लीजिए कोई भी यहाँ पर पार्टिकल पड़ता है दोस्तों किसी धातु के ऊपर, तो प्रकाश की आपको न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है जिसके कारण से दोस्तों धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए दोस्तों। इसके टकराने से वो कम से कम आवृत्ति क्या होगी आपको बताना है। देहली आवृत्ति होगी या तीव्र आवृत्ति होगी या प्रबल आवृत्ति होगी या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए देहली आवृत्ति अर्थात दोस्तों थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आप याद रखेंगे थ्रेश होल्ड या फिर आप कहें दोस्तों देहली आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और इसी तरंग दैर्ध्य को दोस्तों आप देहली तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और इसका यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कार्य फंक्शन अर्थात कार्यफलन बराबर होता है दोस्तों आपका HV0। इसे आप V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका V0 बराबर कार्यफलन बट्टे H आपका हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको बताने से पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। आपको पता है दोस्तों रोज़ ही आपको नई नई वीडियोज़ मिलती हैं आर्मी के आधार पर और सभी टॉपिकों के आधार पर दोस्तों यहाँ पर आपको खास वीडियोज़ मिलती हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और लगातार आपको दोस्तों अच्छे क्वेश्चन देते रहें। तो देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बोर की प्रथम परिकल्पना के आधार पर इलेक्ट्रॉन का NV कक्षा में कोणीय संवेग क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा बोर ने मॉडल दिया था दोस्तों परमाणु का। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे परिकल्पना के आधार पर क्या था, जब किसी परमाणु में दोस्तों नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ये दोस्तों सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, अर्थात कुछ खास कक्षाएं होती हैं दोस्तों जिन पर घूमते हैं। और वो कक्षाएं क्या होती है दोस्तों, उनमें देखिए इलेक्ट्रॉन का जो आपका संवेग होता है अर्थात मोमेंटम होता है दोस्तों, वो H/2π का पूर्ण गुणनफल होना चाहिए। अर्थात दोस्तों एक ऐसा नंबर होगा जो आपका पूरा नंबर होगा, अर्थात 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका होल नंबर अर्थात एक इंटीजर के फॉर्म में दोस्तों होगा और वो H/2π का गुणनफल होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं दोस्तों आपका n कक्षा का दोस्तों NH/2π आपका होता है। तो ये दोस्तों आपका मोमेंटम का होता है, P बराबर आपका होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। पहली परिकल्पना ये थी। और दूसरा उन्होंने कहा था दोस्तों जो आपका HV बराबर होता है E2 - E1, अर्थात दोस्तों जब कोई इलेक्ट्रॉन नीचे वाली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाता है तो उसका जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो आपकी HV होती है। तो एक बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका एनर्जी बताइए, तो डेल्टा E बराबर आपका HV आप निकाल लेंगे। H यहाँ पर प्लांक नियतांक हो गया दोस्तों और V आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दशमलव संख्या 21 को उसके तुल्य द्विआधारी संख्या में लिखो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप याद रखेंगे इसे। द्विआधारी मतलब आपका होता है बाइनोमियल नंबर्स। बाइनोमियल का मतलब आपको बताया था हमने, इसमें केवल 1 और 0 दो ही नंबर होते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में किया जाता है, कंप्यूटर में भी दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 21 को दोस्तों 21 को द्विआधारी संख्या में लिखना है। कैसे आप लिखेंगे इसका आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इस प्रकार से 3 लाइनें खींचेंगे, बीच में दोस्तों आप 21 को लिखें जो भी आपको बदलना है। यहाँ पर आप लिखें शेष, शेष मतलब आपका रिमाइंडर आप लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों आप भाग देंगे 2 से, क्योंकि आपके 2 ही नंबर हैं तो आप 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे दोस्तों आपका पहली बार में 10 बार जाएगा तो आपका 1 बचा देखिए। और दूसरी बार में आप देंगे तो आपका 5 बार गया, आपका 0 शेष बचा। तीसरी बार में आप देंगे दोस्तों तो आपका 2 बार गया और आपका 1 बचा। और चौथी बार में आप देंगे तो आपका 1 आया और यहाँ पर आपका 0 बचा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या नंबर होगी। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जो भी जहाँ पर भी आपको 1 और 0 मिलेगा नीचे से दोस्तों आप ऊपर की ओर जाएंगे। आपको ध्यान देना है, ऊपर से आप नीचे की ओर नहीं देखेंगे बल्कि आपका नीचे से ऊपर की ओर आप देखेंगे। तो देखिए नीचे आपका पहला 1 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 1 है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पहला नंबर जो आएगा 1 आएगा, दूसरा आपका 0 आएगा, तीसरा आपका 1, फिर आपका 0, फिर आपका 1। तो पहला वाला आपका क्लियर दिखता है दोस्तों। तो पहला वाला आपका हो जाएगा 1 0 1 0 1 और बाहर से ब्रैकेट के बाहर से दोस्तों आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये दोस्तों क्या दिखाता है, द्विआधारी संख्या को दिखाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपको पता होगा दोस्तों, लैम्डा बराबर आपकी क्या होती है, H/P होती है। H/P अर्थात H/P दोस्तों यहाँ पर देखिए मोमेंटम है, H आपका प्लांक नियतांक है। तो P मोमेंटम अर्थात संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणा वेग अर्थात वेलोसिटी। तो आप दोस्तों लैम्डा बराबर बोलते हैं H/mv। तो इसी फॉर्मूले का दोस्तों आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या है दोस्तों, आपको गिवन है कि जो आपका प्रोटॉन है और अल्फा कण है दोनों की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बराबर है। अर्थात दोस्तों आपको कहा गया है कि लैम्डा प्रोटॉन बराबर
लैम्डा अल्फ़ा, अर्थात दोस्तों दोनों की आवृत्तियाँ बराबर हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूले में रख देंगे H/MP और Vp, अर्थात दोस्तों प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन की वेलोसिटी बराबर H/, यहाँ पर m अल्फ़ा और v अल्फ़ा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका h कांस्टेंट होता है, इसलिए आपको h में ध्यान नहीं देना है। h आपका कट जाएगा दोस्तों दोनों तरफ, तो आपका बचा क्या 1/MP और Vp दोस्तों बराबर 1/m अल्फ़ा और v अल्फ़ा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, आपको दोनों का अनुपात निकालना है प्रोटॉन का बट्टे अल्फ़ा का। तो देखिए आप यहाँ पर प्रोटॉन को ऊपर रख देंगे, v प्रोटॉन बट्टे v अल्फ़ा आपको निकालना है, चालों का अनुपात निकालना है। तो ये आपको देगा दोस्तों m अल्फ़ा बट्टे MP। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जो आपका अल्फ़ा होता है दोस्तों प्रोटॉन की तुलना में 4 गुना भारी होता है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो आपका हीलियम का नाभिक होता है। तो हीलियम का नाभिक होता है दोस्तों, इसमें आपके 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 4 गुना होता है प्रोटॉन की तुलना में। तो आप यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों m अल्फ़ा बराबर 4MP, अर्थात 4 प्रोटॉन के बराबर होता है, और बट्टे दोस्तों आपका MP। तो MP से MP आपका कट गया दोस्तों, बचा कि आपका 4/1 आपका बचा, अर्थात दोस्तों आपका अनुपात आ गया 4:1। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु के लिए nवीं कक्षा की ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपका हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन दोस्तों नीचे वाली कक्षा से nवीं कक्षा में चला जाता है, उत्तेजन अवस्था में चला जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों उसकी ऊर्जा क्या होगी आपको बताना है। ऊर्जा दोस्तों यहाँ पर देखिए -13.6/n² होती है, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आप नोट कर लेंगी। और इसी का इस्तेमाल दोस्तों आपने देखा होगा बामर श्रेणी को निकालने के लिए या फिर पाचन श्रेणी को निकालने के लिए, सभी को निकालने के लिए दोस्तों इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। इससे दोस्तों क्या पता लगता है आपका, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं तो वो दोस्तों 10⁻⁸ सेकंड के लिए 10⁻⁸ सेकंड के लिए केवल ऊंची वाली कक्षा में जाता है दोस्तों, और तुरंत फिर नीचे आ जाता है। तो वहाँ पर उसकी जो ऊर्जा होती है वो आपकी ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका दिखता है, -13.6/n² आपकी होती है। तो इसके आधार पर दोस्तों आप एनर्जी को निकाल सकते हैं। यदि आपको अनंत कक्षा में निकालना है दोस्तों, तो आपका n बराबर अनंत आप कर देंगे, इन्फाइनाइट कर देंगे, तो आपका E बराबर 0 आ जाएगा। वैसे ही दोस्तों यदि आपका पहली कक्षा में निकालना है तो आपका E बराबर क्या आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे ही दोस्तों आप निकाल सकते हैं अलग अलग कक्षाओं में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपके नाभिकीय रिएक्टर होते हैं दोस्तों, इनमें अभिक्रिया जो आपकी होती है, तो इनमें दोस्तों आपको बताना है मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का या भारी जल का या कैडमियम का या फिर A और B दोनों का। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए A और B दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का भी दोस्तों, और भारी जल अर्थात D2O का भी इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर पर दोस्तों बहुतायत D2 अर्थात भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रेफाइट का भी दोस्तों कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर D वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों खासतौर पर न्यूट्रॉनों को रोकने का कार्य करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और कैडमियम का भी दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैडमियम की छड़ों का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, काहे के लिए, रिएक्शन को दोस्तों नियंत्रित करने के लिए। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कैडमियम की छड़ों का क्या इस्तेमाल होता है, या फिर आपका नाभिकीय रिएक्टरों की जो रिएक्शन होती है उसे आप कैसे नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कैडमियम का भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्रहों संबंधी गति के नियम किसने दिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके प्लेनेटरी के मोशन के लॉज दिए दोस्तों, वो किसने दिए आपको बताना है, न्यूटन ने, केपलर ने, आइंस्टाइन ने, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए केपलर ने दिए, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने दोस्तों 3 लॉज दिए। पहला लॉ कहता है, पहला क्या कहता है दोस्तों, देखिए कोई भी जो आपका ग्रह है दोस्तों वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और वो दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में अर्थात एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। तो आप पहला लॉ याद रखेंगे। दूसरा कहता है दोस्तों, यदि आपका कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो समान समय अंतराल में दोस्तों समान क्षेत्रफल घेरता है, अर्थात दोस्तों इनकी जो क्षेत्रीय चाल होती है, इसे आप क्षेत्रीय चाल बोलते हैं, जो आपकी एरिया होती है, तो ये दोस्तों आपकी बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरा जो कहता है लॉ, तीसरा लॉ कहता है दोस्तों आपका जो समय लगता है घूमने में दोस्तों आपका t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है का r³ के। r दोस्तों आपकी होती है दूरी, सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए समय अंतराल का स्क्वायर वर्ग दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है दूरी के घन के। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखी। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, इनको आप तैयार कर लेंगे। यदि आपका दोस्तों कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि दोस्तों आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।